नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग BNS की। तो आइए आज एक नए तरीके से BNS को सीखते हैं। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। बड़ा अच्छा नाम है इसका, क्योंकि भारत की न्याय संहिता है तो ऑब्वियसली इसका नाम भी भारतीय न्याय संहिता होनी चाहिए। तो नाउ इसका नाम जो है वो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता का क्या रोल है? भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है? एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होती है? सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करती है किसको? राइट्स को, लाइबिलिटी को, ड्यूटी को एंड पनिशमेंट को। तो ये राइट्स, लाइबिलिटी, ये राइट्स तो बता नहीं रही है, ये लाइबिलिटी भी नहीं बता रही है, ये ड्यूटीज़ भी नहीं बता रही, ये पनिशमेंट बताती है। ये कहती है अगर आपने ऐसा ऐसा किया ये सज़ा मिलेगी, आपने ऐसा ऐसा किया ये सज़ा मिलेगी। आपको पता है ये BNS एक प्रोहिबिटेड लॉ नहीं है, ये सिर्फ पनिशमेंट बताने वाला लॉ है। प्रोहिबिटेड लॉ का क्या मतलब होता है? देखिए, एक कानून कहता है कि आप ये काम नहीं करेंगे। जैसे कि करप्शन एक्ट कहता है कि आप आप कोई भी काम करने के लिए करप्शन नहीं करेंगे, आप पैसा नहीं लेंगे, आप गिफ्ट नहीं लेंगे, आप प्राइज नहीं लेंगे। वो नोट कहता है आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। और यदि वो करते हो, जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वो करते हो, तो क्या किया आपने? ऑफेंस किया। आपको सीधा यू आर ए ऑफेंडर। क्या किया आपने? ऑफेंस किया, यू आर ए ऑफेंडर। तो जितने भी प्रोहिबिटेड लॉ होते हैं, जो प्रोहिबिटेड करता है आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा, दैट इज ए प्रोहिबिटेड। और अगर आपने किया तो आपको जिस दिन पकड़ेंगे उसी दिन से आप अक्यूज्ड कहलाओगे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में यू आर नॉट ए अक्यूज्ड अनटिल और अनलेस आपके अगेंस्ट चार्जशीट पेश नहीं हो जाती और आपके अगेंस्ट कोर्ट ट्रायल शुरू करके आपको कन्विक्ट नहीं कर देती। यानी यहाँ पर चार्जशीट पेश होने के बाद आप अक्यूज्ड कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेकिन प्रोहिबिशन एक्ट में आपने जैसे ही ऑफेंस किया, जैसे करप्शन एक्ट में जैसे ही आपने रिश्वत ली, यू आर ए ऑफेंडर। अब आगे ट्रायल होगी, चार्जशीट होगी, अलग बात है। तो याद रखना कितना डिफरेंट है। आप पूरी BNS पढ़ना। BNS में कहीं पर भी नहीं लिखा है आप चोरी नहीं करोगे, आप एक्सटॉर्शन नहीं करोगे, आप कोई से छेड़खानी नहीं। ये तो बताता है तुमने ऐसा ऐसा करके अपराध किया, तुमने ऐसा ऐसा करके अपराध किया, तुमने ऐसा ऐसा करके अपराध किया, तुमने ऑफेंस किया, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तो याद रखना ये एक प्रोहिबिटरी लॉ नहीं है, ये एक पनिशमेंट बताने वाला लॉ है, ठीक है। अपन पढ़ते हैं ना आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो एक्ट्स होते हैं जो पहले से आपको ऑफेंस करने से रोकते हैं, ये ऑफेंस करने से नहीं रोकते। तो क्या करो, आओ मेरे पास, मैं दूंगा आपको सजा। तो BNS कैसा लॉ है? एक सब्सटेंटिव लॉ है जो क्या करता है? पनिशमेंट को डिफाइन करता है। और आप BNS में जब क्या करते हैं? ऑफेंस करते हैं। ऑफेंस करता है तो फिर क्या होगा? उस ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। कौन देगा? पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट दी कैसे जाएगी? तो वो देगी BNSS। तो ऑब्लिक करके लिखिए कि इसको जो है प्रोसीड किया जाता है कहाँ पर? BNSS 2023 में। इट्स मीन BNS पनिशमेंट को डिफाइन करती है। BNSS से पनिशमेंट को डिफाइन करती है, जबकि इसका ट्रायल कहाँ होता? BNSS में, यानी प्रोसीजर लॉ में। और यहाँ पे लिखा है कि आपने चोरी की तो आपको 3 इयर्स का पनिशमेंट मिलेगा, राइट। चोरी करने पे 3 साल की पनिशमेंट। फिर हम जज साहब के पास जाते हैं, जज साहब प्रोसीडिंग करते हैं। प्रोसीडिंग करने के बाद जज साहब आपको जो सज़ा देते हैं, जज साहब जो सज़ा देते हैं, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? सज़ा। यहाँ पे क्या है? दंडादेश। तो क्या होता है यहाँ जो मिलती है दंड, उसे कहते हैं पनिशमेंट, और जज साहब जो देते हैं उसे कहते हैं सेंटेंस। एक ही आदमी से। तो लिखो BNS में जो डिफाइन की गई है वो पनिशमेंट होती है। BNS में जो डिफाइन की गई वो पनिशमेंट होती है। और BNSS में जज साहब जो ग्रांट करते हैं उसे सेंटेंस कहते हैं। तो फर्क समझ में आ गया? पनिशमेंट और सेंटेंस। हिंदी में दंड और सजा, यानी सजा को दंडादेश कहते हैं। दंड और दंडादेश। दंड यहाँ दिया हुआ है और दंडादेश जो जज साहब देते हैं। दूसरी भाषा में भी लिखा हूँ, जज साहब जो देते हैं उसे सेंटेंस कहते हैं। अक्यूज्ड को जो मिलती है उसे पनिशमेंट कहते हैं। तो लिखो जज साहब जो देते हैं उसे सेंटेंस कहते हैं, और अक्यूज्ड को जो मिलती है उसे पनिशमेंट कहते हैं। तो देखो शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। जैसे FIR लॉज होती है, सूट इंस्टीट्यूट होता है, अपील
प्रेजेंट होती हैं, फाइल होती है, क्या बोलते हैं, केस फाइल होता है। तो ये शब्दों का खेल है। तो यहाँ पर सेंटेंस और पनिशमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क है जिसको मिलती है उसे सेंटेंस कहते हैं, जो ग्रांट करता है उसे नहीं, जिसको मिलती है उसे पनिशमेंट कहते हैं और जो ग्रांट करता है उसे सेंटेंस कहते हैं। ये आपका इंटरव्यू का सवाल है, ठीक है। तो कैसा लॉ है ये हमारा एक पनिशमेंट ग्रांट करने वाला लॉ है, ये हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसको प्रोसीड कौन करता है? BNSS करता है। फिर चलता है चैप्टर कितने इसके अंदर? 20। टोटल सेक्शन कितने इसके अंदर? 358, छोटा हो गया। होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है कब से? 31 अक्टूबर 2019 से नहीं। क्यों? माना कि 31 अक्टूबर 2009 से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। जब वो हटाया गया तो पूरे इंडिया के लॉज जो थे वो सबके सब JNK जम्मू कश्मीर पे लागू हो गए, इसलिए डेट आपके मुंह से लगी हुई है 31 अक्टूबर 2019। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई और बहनों ये 2023 का है और जब से बना तब से ही अप्लाई हो रहा है, तो वो डेट अब यहाँ पे नहीं आएगी। देन आता आपके पास कमेंसमेंट 1 जुलाई को हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को। यानी ये बना था 2023 में, इसका नाम है 2023, बट ये अप्लाई कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। हमारा मोस्ट ऑफ कानून 1 जुलाई के, TP एक्ट भी 1 जुलाई का, हमारा इजमेंट एक्ट भी 1 जुलाई का, हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी 1 जुलाई का है। तो कब जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, आप जिस भी स्टेट का देते हो, तो ये कमेंसमेंट डेट, सिग्नेचर डेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और देन आता है आपके पास सिग्नेचर कब हुआ? 25 दिसंबर 2023, इसका नाम है 2023, सिग्नेचर भी 2023 में हो गया। अप्लाई कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को हुआ। अब देखो इसमें लिखा हुआ है एक्ट नंबर 45। ये क्या होता है एक्ट नंबर 45? सन 2023 में बहुत सारे कानून बने। हमारे यहाँ पे सैकड़ों कानून हर साल बनते हैं और सैकड़ों कानून हर साल रिपील होते हैं। सदियों से बने हुए हटाते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, फिर समय के साथ उनको भी हटा देते हैं। तो इसका जो नंबरिंग था वो कौन से नंबर पे था? इसका जो नंबरिंग था वो था आपका 45 पर। तो 45 पर इस पर सिग्नेचर हुआ। फिर इसको प्रोसीड करने के लिए कौन आती? BNSS, वो 46 है। फिर BNSS सजा कब देती? जब सबूत होते हैं। तो आता भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS है, वो 47 है। तो याद रखना, पहले BNS आती है, सजा देनी होती है 45, फिर प्रोसीड करने के लिए BNSS आता 46, और फिर सबूत चाहिए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आती है 47, ठीक है। तो एक्ट नंबर भी पूछ लेते हैं। तो अब देखो ये सारा आपके प्री के सवाल है। चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, एक्सटेंड कहाँ है, कितने तारीख को आया है, सिग्नेचर कब हुआ है, एक्ट नंबर, ये सब कुछ आपके प्री में एग्जाम में आते हैं। आपको लगता है ऐसा कौन पूछता है? तो भाई और बहनों, दिल्ली हाई जुडिशरी का पेपर उठा के देख लो, MP ADG का पेपर उठा के देख लो। एग्ज़ाम का मतलब होता है ये आपका कानून की किताब, इसका पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट पेज में से कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोई वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सवाल है भैया, बैरिक्स में कहीं से भी आ सकता है, कुछ तो बैरिक्स के बाहर भी आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की गई जो भी आपकी रूलिंग्स है वो आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई आपकी क्या होता है लेटिन मैगजीन आ जाती है, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर 1 कहता मैं हूँ आपका प्रिलिमिनरी, जो मैं हूँ 1, 2 का 3, ठीक है। चैप्टर 1, 1, 2 का 3 जो है ये सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल बताता है, 2 आपको डेफिनेशन बताता है, 3 आपको बताता है एक्सेप्शंस बताता है, जनरल एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो सेक्शन 1 बड़ा काम का है इसका। जनरली सेक्शन 1 सबके काम का, पर इसका तो बहुत ज़्यादा काम का है। इसका सेक्शन 1 जो है वो आपको एक नई चीज़ बताता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में लिखा मैंने आपको, होल ऑफ इंडिया। लेकिन जब आप इसका सेक्शन 1 पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपकी BNS आउट ऑफ इंडिया में भी अप्लाई होती है। क्यों? इंडिया में भी अप्लाई होती है और इंडिया के बाहर भी अप्लाई होती है। कैसे? आपकी परछाई कभी आपका साथ छोड़ती है? नहीं ना। तो अगर आप इंडियन हैं तो जहाँ जहाँ इंडियन जाएगा वहाँ वहाँ उसका कानून भी साथ चलेगा। ये आपकी परछाई है। आप आउट ऑफ इंडिया में जाके मर्डर करोगे तो वहाँ तो सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं, इंडिया में तो मिलेगी। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ इंडियन जाता है वहाँ वहाँ BNS भी जाती है। तो काम का हुआ ना सेक्शन 1, क्योंकि सेक्शन 1 हमें समझाता है कि BNS का एक्सटेंड विद इन इंडिया में भी है, बियॉन्ड इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है, सब जगह है। लेकिन प्री का सवाल आएगा तो होल ऑफ इंडिया। अगर सेक्शन 1 से क्वेश्चन आएगा तो होल ऑफ इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया सब आ जाएगा। सेक्शन नंबर 1, 2 का 3। चैप्टर नंबर 2 कहता है कि अगर तुमने ऑफेंस किया
मैं पनिशमेंट दूंगी। बताया भी मैंने, ये पनिशमेंट देने का काम करता है। ऑफेंस किया, ये ही नहीं कहता ऑफेंस नहीं करेगा, ये तो क्या ऑफेंस किया तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऑफेंस करोगे तो सजा मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। सेक्शन नंबर 4 से 13। अब एक बात बताओ, आप रास्ते से जा रहे थे, आपके सामने एक पागल व्यक्ति आता है, इतना बड़ा पत्थर लेके आपको मारने वाला है। अब आपको अपने आप को बचाना है, पर आप कुछ पता नहीं, जहाँ भी जाओगे पत्थर फेंक देगा, तो आप क्या करोगे? तुरंत प्रभाव से आपने एक छोटा पत्थर लिया ताकि उसको मारा, वो गिर जाए। आपने एक छोटा पत्थर लेके उसके ऊपर मारा, ताकि उसके पैरों पे मारा ताकि वो गिर जाए, आप बच जाओ। भाई आपका उद्देश्य उसको मारना नहीं है। वो पत्थर उसके पैरों में तो लगा, वो गिर भी गया, और उसके हाथ में जो पत्थर था ना, वो उसके ऊपर ही गिर गया, वो मर गया। अब आपने सजा मिलेगी, आपने तो मर्डर किया किसी का। भाई ये तो ये कहते हैं तुम अपराध करोगे हम तुम्हें सजा देंगे। अब आपके मारने से वो मर गया, गिरा मर गया, मारा आपकी वजह से मरा ना, ऐसा तो नहीं मरा, तो क्या आपने मर्डर नहीं किया? नहीं। चैप्टर नंबर 3 कहता है दिस इज एक्सेप्शन। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आपको अपने आप को भी तो बचाना पड़ेगा, हमेशा दूसरों को बचाओगे तो खुद मर जाओगे ना। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन, यानी हर अपराध की सजा नहीं होती है। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 44 याद आ जाएगा, 14 से 44। ये देखो ये 1 है ना, ये 1 4 है, इसको 4 बना दो, 44 बन गया। ऐसे याद करना, सारे सेक्शन थोड़े रटने हैं, दिमाग लगाओ। 14 से 44 ओके। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी आपका 1 2 का 3। चैप्टर 2 कहता पनिशमेंट दूंगा अगर ऑफेंस किया तो 3 से लगा के आपका 4 क्या बोलते हैं 13। और चैप्टर 3 कहता है मैं दूंगा आपको एक्सेप्शन, हर जगह आपकी सजा नहीं मिलेगी, 14 से 44। जैसे आपको पता चला रही वाह हर चीज़ में सजा नहीं मिलेगी, तो आप मनुष्य तो बदमाश है, थोड़ी सी छूट दो, वो उसका मिसयूज करता है। तो अब आपको लगा अच्छा मैं दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के भी काम कर सकता हूँ, मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो उमेश सर को कहा ये लीजिए 2 लाख रुपए राम का मर्डर कर दीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ये मेरे घर बैठी हूँ, वो गया उसने खून गए। तो कोर्ट ने कहा नो 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 नो, अगर आप किसी को उकसाते भी हो तो आप ऑफेंडर कहलाओगे। तो आप एक चीज़, इस बात में मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है। क्या चीज़ याद आती है? चीज़ ये याद आती है कि एक महिला होती है लाइक मी, मैं पियर से ससुराल आती हूँ, आई कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ आके मुझसे उम्मीद की जाती है एक बेटा होना चाहिए, क्यों? वंश बढ़ाने के लिए। वो बेटा किसको चाहिए? कौन टॉर्चर करता है आपको? आपकी सास। बेटा होना चाहिए वंश बढ़ेगा, बेटा होना चाहिए वंश बढ़ेगा। क्या वाकई वो अपनी सास करती है? नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही किसी और के घर से आई है, ना तो वो उसका घर है ना वो मेरा घर है, हम दोनों यहाँ पे ससुराल है। वो बेटा किसको चाहिए? वो वंश किसको चाहिए? एक्चुअल में तो ससुर जी को चाहिए। पर ससुर जी तो एकदम चुप रहते हैं, बड़े अच्छे इंसान होते ही नहीं है, क्योंकि वो सास के कंधे पर बंदूक चलाते हैं। अगर सास कहती पोता चाहिए तो ससुर जी कभी नहीं कहते बात कि नहीं नहीं चलेगा, बेटा हो बेटी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहता उसका वंश बढ़े, तो दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, दैट इज़ अ अबेटमेंट। तो चैप्टर नंबर 4 कहता है अबेटमेंट। फिर जब 2 लोग मिल के करते हैं तो बन जाती है कॉन्स्पिरेंसी। और जब आप ऑफेंस करने जाते हो, ऑफेंस होता नहीं है, हो जाता है अटेम्प्ट। जैसे कि आप किसी के घर में गए चोरी करने के लिए, जाके देखा यार इतनी गरीब, इसके घर में तो खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बड़े भूख से तड़प रहे हैं। आपको दया आ जाती है, आप उसके घर पे 10,000 रुपये, आप तो चोर थे पर 10,000 रख के आ जाते हैं। तो क्या आपने ऑफेंस किया? हाँ, अटेम्प्ट तो किया ही है ना, क्योंकि अगर पैसा होता तो चोरी करते, तो दैट इज़ अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ऐसा आपको लगेगा नहीं मैडम ये कोई, वो तो बेचारा 10,000 रख के आया है, थेफ्ट को छोड़ो क्रिमिनल ट्रेसपास कर लेते। क्यों भाई? पैसा होता तो चोरी करता ना, तो अटेम्प्ट हुआ ना। तो चैप्टर 4 कहता अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड अटेम्प्ट। कहाँ से कहाँ तक? 45 से 62। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आया, 2 में आपको पनिशमेंट दिखाया, 3 में आपको एक्सेप्शन दिए, 4 में एक्सेप्शन देते हैं आपने अबेटमेंट किया, कॉन्स्पिरेंसी की, और आपने क्या किया? अटेम्प्ट किया। किसके अगेंस्ट किया ये सब? ये आपने अबेटमेंट, ये कॉन्स्पिरेंसी, ये अटेम्प्ट किसके अगेंस्ट किया आपने? महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट। सबसे कमजोर वही कड़ी होती है। तो चैप्टर 5 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। कहाँ से कहाँ तक? 63 से 99। कैसे याद किया? 63 3 3 जा 9 99 याद हो गया। क्योंकि सेक्शंस के टाइटल तो रटने, आपको नंबरिंग याद करनी है, पर कितना रटोगे, तो दिमाग लगा लगा के रटना अपन को। तो 63 से 99। तो चैप्टर 1 के अंदर क्या हुआ? प्रीलिमिनरी आया। चैप्टर 2 में आपको पनिशमेंट बताया। चैप्टर 3 में का हर ऑफेंस का हम पनिशमेंट नहीं देते, एक्सेप्शन होता है। तो 4 में आपने उसका बेनिफिट उठा के अबेटमेंट किया, अटेम्प्ट किया एंड कॉन्स्पिरेंसी की। और 5 में सबसे कमजोर कड़ी महिला और बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस किया। ऑफेंस करने गए, अब महिला के साथ रेप, अब वो किसी को कहना दे तो आपने मार दिया। बच्चों के साथ कोई ऑफेंस किया, किसी को कहना दे मार दिया, तो आपने क्या किया? ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी।
सेक्शन 100 से 146। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको मर्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको कल्पेबल होमिसाइड मिलेगा, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट टू मर्डर मिलेगा, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ये क्या होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मिलेगा। यहाँ पे सारे आ जाएंगे एक इंसान को मारने के लिए। यहाँ पे आपको हर्ट मिलेगा, ग्रीवियस हर्ट मिलेगा, रेस्ट्रेंट मिलेगा, है ना, कन्फाइनमेंट मिलेगा, आपको यहाँ पे फोर्स मिलेगा, क्रिमिनल फोर्स, सब कुछ आपको यही मिलेगा। जितना भी एक मनुष्य की बॉडी के अगेंस्ट आप जितने ऑफेंस कर सकते हो वो सारे के सारे 100 से 146 में मिलेंगे। तो 1 में प्रीलिमिनरी आया, 2 में पनिशमेंट दिखाया, 30 में एक्सेप्शन दिया, 4 में आपने अबेटमेंट किया, 5 में महिलाओं बच्चों के अगेंस्ट किया और 6 में ह्यूमन बॉडी का ऑफेंस किया। अब आया जब आप किसी मनुष्य को हार्म करते हो तो उसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है? पुलिस की। पुलिस सरकार होती है, मतलब सरकार की ड्यूटी है, तो वो पुलिस प्रोटेक्ट करने आती है, तो आप उनके अगेंस्ट भी ऑफेंस करते हो। तो चैप्टर नंबर 7 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है। जाके सेक्शन पढ़ना, वहाँ लिखा है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध। आप कहेंगे है स्टेट का मतलब तो राजस्थान होता है, गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है, एमपी होता है, छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया? तो यस, लॉ की लैंग्वेज में इंडिया एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है। जीके की लैंग्वेज के अंदर इंडिया एक कंट्री है, अमेरिका एक कंट्री है, बट हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो आता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। 147 से 158। जब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हो तो भारत सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आती है? आर्मी, नेवी। क्योंकि आप देखते हो जब भी कॉलेज के इलेक्शन होते हैं या बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं, जब रिजल्ट आना होता है तो पहले से बहुत बड़ी फौज, कहते हैं ना, फौज लाके खड़ी कर दी। फौजी आते हैं, यानी आर्मी नेवी के लोग आते हैं प्रोटेक्ट। आपने उनके अगेंस्ट भी ऑफेंस कर दिया। सेक्शन नंबर 159 से 168। तो 7 में आपने स्टेट के अगेंस्ट किया, 8 में आपने आर्मी नेवी के अगेंस्ट किया। फिर 9 आता, आप अब इलेक्शन में खड़े हो गए। जब इतना ऑफेंस करने के बाद आप आदमी क्या बनता है? नेता। तो बोला मैं तो इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। तो ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन। अब आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो बदमाशी वहाँ भी करोगे, लोगों को वोट देने के लिए पैसे दोगे कि मेरे को वोट देना, पैसे, तो पैसों के साथ वोट नहीं खरीदा जा सकता। तो ये क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट ऑफेंस रिलेटिंग इलेक्शन है। एडीजे राजस्थान 2024 में इससे प्री का डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था। कहाँ से कहाँ तक? 169 से 177। अब आपको लगेगा कि इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने अभी क्या बोला? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई लेस देन इंपॉर्टेंट नहीं, सब के सब काम के होते हैं। तो सेक्शन चैप्टर नंबर 9 में आप इलेक्शन में खड़े हो गए। तो मैंने आपको बताती हूँ ना, अपराधी बनने के बाद क्या करता है? नौकरी तो कर नहीं सकता, तो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। और इलेक्शन में कौन खड़ा होता है? जिसका सिक्का चलता है। तो 10वीं में आपका सिक्का चलता था जब 10th क्लास में थे। आदि गुंडागर्दी, दादागिरी कब से शुरू करता है? जब वो 10वीं में आ जाता है। तो कैसे याद रखोगे? 10वीं में आपका सिक्का चलता था। 178 से 188, और ये भी याद हो जाएगा। 178, 188, ये भी याद हो गया आपका। तो इसमें कोइंस भी है, कोइंस के साथ और भी चीज़ें हैं। और भी क्या क्या चीज़ें हैं? 3-4 चीज़ें। कोइंस भी हैं, करेंसी नोट भी हैं, बैंक नोट भी हैं, और गवर्नमेंट स्टैम्प भी है। बट शॉर्टकट याद करने के लिए 10वीं में आपका सिक्का चलता था 178 से 188। फिर आप आ गए 11वीं में। 11वीं में आए तो जब सिक्का चलेगा तो गैंग भी होगी आपके पास। गैंग होगी तो मोर देन 1 होंगे। तो जैसे आप 5 लोग हो जाते हैं तो बन जाती अनलॉफुल असेंबली। तो चैप्टर 11 कहता है अनलॉफुल असेंबली। वो चैप्टर 11 मेरे आइडिया में अनलॉफुल असेंबली होती है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। यानी आप लोक प्रशांति में विघ्न नहीं डालेंगे। आप क्या नहीं करेंगे? आप दंगा नहीं करेंगे, आप बलवा नहीं करेंगे, आप राइट नहीं करेंगे, आप एफरे नहीं करेंगे, आप अनलॉफुल असेंबली नहीं बनाएंगे। आपको पता है एक होता है कर्फ्यू, सुना आपने कभी शब्द कर्फ्यू? और एक था सीआरपीसी सेक्शन 144। एक चीज़ सिखाती हूँ। एक होता है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 144। आज उसका नाम चेंज हो गया है और अब वो हो गया है 164। सीआरपीसी अब बीएनएसएस 164 हो गया मेरे हिसाब से। एक मिनट इसको वेरीफाई कर ही लेते हैं। थ्री अब वो हो गया आपका 163 हो गया। ठीक है, पहले ये 144, तो अभी 144 ही हमें याद रहता है। तो एक तो होता है 144 और एक होता है कर्फ्यू। इन दोनों में अंतर क्या है? तो जब हमारा कोरोना आया था तो कोरोना में क्या कहा? एक सिंगल व्यक्ति बाहर जा सकता है सामान लेने, पर ग्रुप में नहीं जा सकते। तो जहाँ पर आप 5 और मोर देन 5 इकट्ठे होते हो तो वहाँ 144 लगता है। 144 कहता है
आप इकट्ठे नहीं हो सकते, वो दो लोग भी नहीं हो सकते, क्योंकि क्या बोलते हैं दंगा आ जाता है इसके अंदर, 144 में एफ आ जाता है ना। तो 144 कहता है आप अकेले अकेले बाहर जा सकते हो, आप ग्रुप में बाहर नहीं जा सकते, दैट इज़ अ 144, ठीक है। लेकिन कर्फ्यू क्या होता है? कर्फ्यू का मतलब सिंगल पर्सन भी घर से बाहर नहीं जा सकता। तो आप देखना अपने यहाँ कर्फ्यू नहीं लगता, अपने यहाँ 144 ही लगती है, और पूरे कोरोना में 144 की। आप अकेले जाइए अपना किराना लेके आइए, कोई मना नहीं है, बट आप ग्रुप पे जाओगे तो डंडे पड़ेंगे आपको। तो याद रखना कर्फ्यू और 144 में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे सर कर्फ्यू के अंदर तो पूरा बैन होता है, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, ठीक है। और 144 के अंदर आप घर से बाहर जा सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान लेके आ सकते हैं, बट ग्रुप में नहीं जा सकते, ये डिफरेंस होता है। तो ये जो चैप्टर है वो यही कहता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों की बात करता है। कहाँ से कहाँ तक? 189 से 197। इसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? अनलॉफुल असेंबली का। इसका प्रोसीजर BNS के सेक्शन 148 से 151 में दिया हुआ है, तो लिख दो इसका प्रोसीजर BNSS के सेक्शन 148 से 151 में दिया हुआ है। और जब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करते हैं तो जज साहब थोड़ी आते हैं, जज थोड़ी आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्क करने के लिए। कौन आता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं। उसकी ड्यूटी है कि सड़क पर जो भी दंगे पंगे हो रहे तुम आके इसको ठीक करो। क्या कहते हैं? तुम आके इसको ठीक करो। देन आता है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर 1 के अंदर हमारा प्रिलिमिनरी आया, 2 के अंदर आपने पनिशमेंट दिया, 3 में मैंने आपको एक्सेप्शन दिए, 4 में आपने अबेटमेंट किया, 5 ने अपने बच्चों महिलाओं के विरुद्ध किया, 6 में अपने ह्यूमन बॉडी पे किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 7 में स्टेट आई, 8 में आर्मी आई, उन दोनों को आपने डैमेज किया। 9 में आप इलेक्शन में खड़े हुए, क्योंकि 10वीं में आपका सिक्का चलता था, और जब सिक्का चला तो 11वीं में आपने अपने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की, यानी अनलॉफुल असेंबली बनाई। जब अनलॉफुल असेंबली बनाई तो 12 के अंदर उस अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए पब्लिक सर्वेंट आती है, तो आप पब्लिक सर्वेंट को पैसे देके भेज देते हो। तो पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? ऑफेंस करता है। तो पैसे देना और लेना, मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो वो भी ऑफेंडर कहलाता है। तो चैप्टर 12 कहता है ऑफेंस बाय और रिलेटिंग पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन नंबर 198 से 205। पहले हमारे पास यहाँ पे करप्शन भी यही हुआ करता था, बट अब करप्शन एक्ट अलग बन गया, तो अब सिर्फ यहाँ पे आ गई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, या कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट को उसकी पब्लिक ड्यूटी को फॉलो करने से रोकने के लिए कोई काम पैसे वैसे देता है, तो कहाँ जाएगा? इसके अंदर सेक्शन नंबर 198 से 205। और जैसे ही आप पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोकते हो तो चैप्टर नंबर 13 कहता है आप कंटेम्प्ट करते हो। ये मैं सिर्फ कहानी सुनाने के लिए ऐसे चैप्टर्स बना रही हूँ। तो चैप्टर 13 में आप क्या करते हो? कंटेम्प्ट करते हो। किस चीज़ का कंटेम्प्ट करते हो? तो कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब इस पब्लिक सर्वेंट के अंदर जज साहब भी आते हैं। जब अपन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ते तो वहाँ जज भी इंक्लूड होता है, तो यहाँ भी जज साहब भी इंक्लूड होंगे। तो क्या कहता है? ऑफेंस कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट, कहाँ से कहाँ तक? 206 से 226। इसको सिंपल बोल दो कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, शॉर्टकट बना दो कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसी कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर भी है, सेम टू सेम ये वाला सेक्शन जो है हमारा कहाँ पर भी है? BNSS में भी है। तो BNSS में आपका ये आएगा कंटेम्प्ट पब्लिक सर्वेंट का सेक्शन नंबर 384 लिखो। BNSS 384। ये एक्चुअली CRPC में तो 345 में होता था, अब कहाँ गया? BNSS सेक्शन नंबर 384। तो ये क्या है? सब्सटेंटिव है। प्रोसीजर कहाँ दिया कंटेम्प्ट का? यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख दो 384। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 14। तो आप पब्लिक सर्वेंट का करते हो कंटेम्प्ट, तो आपसे पूछते हैं क्या आपने कंटेम्प्ट किया? आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो कोई कंटेम्प्ट नहीं किया, मैंने तो कोई कंटेम्प्ट नहीं किया। यानी आपने क्या किया? फॉल्स एविडेंस। दिखती बात हर ऑफेंडर मना करेगा, तो फॉल्स एविडेंस देंगे, उसको फैब्रिकेट करेंगे। बट यहाँ चैप्टर का नाम क्या है? ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। क्या याद है? ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इसको शॉर्टकट में हम क्या बनाएंगे? इसको शॉर्टकट में हम बनाएंगे फॉल्स एविडेंस देना और फैब्रिकेट करना। फॉल्स एविडेंस देना एंड फैब्रिकेट करना, सेक्शन नंबर 227 से सेक्शन नंबर 269, सेक्शन नंबर 227 से 269। अब मैं आपको एक और सरप्राइज बताती हूँ। ये जो चैप्टर 14 है ना, इससे रिलेटेड आप ऑफेंस करते हो तो पता है इसमें क्या होता है? कंप्लेंट फाइल होती है, FIR दर्ज नहीं होती है। क्या होती है? कंप्लेंट फाइल होती है। और ये कौन सा सेक्शन हमें बताता है? ये बताता है सेक्शन नंबर BNSS का 213, 14, 15, 215 या 16 होगा, 200
215 बिल्कुल सही जवाब है। 215 तो ऑब्लिक करके लिखो 215 BNSS। इस मैटर में कंप्लेंट फाइल होती है, लिखो BNSS सेक्शन नंबर 215। सेक्शन नंबर 215 कहता है कि जब कभी भी आप पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट कोई तरह का फॉल्स एविडेंस देते हो, फैब्रिकेट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? कंप्लेंट फाइल करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि आप कोर्ट के सामने आते हो, झूठी गवाही देते हो, तो एफआईआर थोड़ी दर्ज करेगा। कोर्ट क्या करेगा? आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 में आपका सिक्का चलता था, 11 में आपने पब्लिक ट्रांक्विलिटी की, 12 में आपने ऑफेंस रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट किया, और 13 में आपने उनका कंटेम्प्ट किया, और 15 में आपने फॉल्स एविडेंस दे दिया। जैसे फॉल्स एविडेंस दिया 15 में आए तो प से 15 प से पब्लिक न्यूसेंस। क्या याद रखोगे? प से 15 प से पब्लिक न्यूसेंस। तो चैप्टर नंबर 15 में आपने पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया। पब्लिक न्यूसेंस करते हैं 5 टाइप से। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक हेल्थ को आप नुकसान करते हो, फिर सेफ्टी को नुकसान करते हो, पब्लिक कन्वीनियंस को नुकसान करते हो, डिसेंसी को डैमेज करते हो, और मोरालिटी को डैमेज करते हो। ये 5 चीज़ें जब आप करते हो तो पब्लिक न्यूसेंस हो जाता है, पंच बन जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 270 से 297। ये जो पब्लिक न्यूसेंस वर्ड है, ये इसका नेचर सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। जब इसका एक्चुअल में नेचर तो सिविल है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस कहाँ से आया? टॉर्ट से आया था। एक अपने कोर्स में एक अकृत्य विधि होती है, आपने कभी सुनी होगी कॉलेज में, इसको बोलते हैं टॉर्ट। ठीक है, तो वैसे तो इसका जो नेचर था वो सिविल नेचर था। फिर पब्लिक न्यूसेंस का है ना ग्रेविटी बढ़ती गई, तो उसको रोकने भी जरूरी थी, कंपनसेशन से कुछ नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में सजा देनी भी जरूरी, तो इसको क्रिमिनल नेचर में भी डाला। इसलिए पब्लिक न्यूसेंस को कहा जाता है क्वाजी सिविल, क्वाजी क्रिमिनल। इसमें सिविल केस भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। ये सीपीसी में भी पढ़ते हैं सेक्शन 91 में, और ये BNSS में भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं BNSS में? सेक्शन नंबर 152। एक्चुअल में तो ये 152 में पढ़ते हैं पब्लिक न्यूसेंस, पर पब्लिक न्यूसेंस का पूरा हेड है 152 से 163 तक। आपका 162 तक है ना, 152 से 162। 3 में तो वो आ जाएगा ना आपका, क्या बोलता है, अर्जेंट मैटर वाला। 163 तो अर्जेंट मैटर आ जाता ना, नहीं समझी? वो 144 वाला आ जाता है। ठीक है, देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 16। जैसे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है तो अपने इंडिया में तो लड़ाई धर्म के नाम पर, तूने क्या, अरे तूने क्या, अरे तूने क्या, ऐसे करके पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑफेंस अगेन रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराध। कहाँ से कहाँ तक? 298 से 302। ये ऑफेंस रिलीजन रिलेटेड क्यों होता है अपने यहाँ इंडिया में? क्योंकि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करता है, और जब एक साथ एक जगह पर बहुत सारे धर्म रहेंगे तो झगड़े होंगे धर्म के नाम पर, या तो गाली गलौज भी धर्म के नाम पर कर देते। पता नहीं क्या ही दिक्कत है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम सब मनुष्य हैं और हम सब का खून का कलर लाल है, और जब हॉस्पिटल में हम मर रहे होते तो जो ब्लड चढ़ता है किसका चढ़ता है हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम धर्म के लिए लड़ते हैं, पता नहीं क्यों। ना तो कभी ऊपर से गॉड, इंग्लिश में सारे भगवान को गॉड बोलते हैं, किसी ने आके हमसे नहीं कहा कि तुम सब अलग अलग हो, बस हम अलग अलग है क्योंकि हमारा दिमाग कहता है हम अलग अलग है, और ऐसे करके हो जाते झगड़े। 298 से 302। देन चैप्टर 17 कहता है सब आ गए, कोइन आ गया, इलेक्शन आ गया, ह्यूमन आ गया, फीमेल आ गया, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट आ गया, फॉल्स एविडेंस, सब आ गए। बचा क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहती मुझसे अपराध नहीं करना है, लाओ मुझसे भी करो, तो आया प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। 303 से 334, चोरी, रॉबरी, डेकोइटी, एक्सटोर्सन, मिसचीफ, ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, चीटिंग, ठीक है, ट्रेसपास, 9 टाइप के ऑफेंस यहाँ पड़ेंगे 303 से 334 में। अब जब आपने प्रॉपर्टी ले ली तो अब प्रॉपर्टी के कागज भी चेंज करोगे, भैया ये तेरी संपत्ति होगी तो नाम भी चेंज करेगा। तो चैप्टर 18 कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट चेंज करो, और प्रॉपर्टी मार्क्स बार जो नाम है उसको भी चेंज कर दो। कहाँ से कहाँ तक? 335 से 350 तक। अब सब हो गया। जब आपसे आपका सब कुछ छीन जाता है तो आदमी चला जाता है डिप्रेशन, उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया जीवन में, है ये क्या हो गया, क्योंकि हमने आपको धमकी दी। इन सब के बारे में अगर तूने पुलिस को बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, यानी मैंने आपका पहला क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, आपको इंसल्ट फील हुई, फिर आप डिप्रेशन में चले गए, एनओई में,
और आपकी डिफेमेशन हो गई। कहाँ से कहाँ तक? 351 से 357। और अभी यहाँ से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, आरजीएस प्री में एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ था जो यहाँ से आया था। और देन चैप्टर 20 के था रिपील एंड सेविंग्स। ये रिपील और सेविंग्स हमें और कहाँ पढ़ने को मिलता है पता आपको? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 395। वो क्यों बता रही हूँ उसका रीज़न अभी बताऊँगी, पहले लिख दो। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 395, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 395 कहता है कि जब मैं आया था तो मेरे आने से पहले आपके यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 हुआ करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था। मैंने उन दोनों को हटा दिया, उसकी जगह पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गया, यानी रिपील ये हो गया। और सेविंग्स अभी कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि प्रीवी काउंसिल एक्ट 1949 अभी भी हैं। ठीक ये कहता है रिपील भैया आईपीसी 1860 रिपील हो गया, और सेविंग्स जो प्रोसीडिंग पहले से चली आ रही है वो वैसे ही चलेगी, बाकी की नई प्रोसीडिंग इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो रिपील और सेविंग्स का मतलब होता है पहले वाले को हटाओ, और सेविंग्स का मतलब जो एग्जिस्टेंस में उसको चलने दो, बाकी मेरे हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहला आज आपका काम क्या है? इस कानून को समझो, इसके चैप्टराइजेशन को याद करो, और याद करने के बाद 5 टाइम बिना देखा देख लिखो। लिख लिया, उसके बाद 5 टाइम बीच बीच में से लिखो। भाई एक बात तो आपने बिना देखा देख लिखा, 1 से 20, 1 से 20, 1 से 20 लिख दिया। अब मैंने पूछा चैप्टर 15 क्या है, बीच में से तो आया ही नहीं, तो 5 टाइम तो आपको लिखना है बिना देखा देख। फिर उसके बाद आपको बीच में से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 21 तो है ही नहीं, तो इससे 2 ही चीज़ चलेगी 1, 11, या ये लिखो चैप्टर 1, फिर 5, फिर 10, फिर 11, फिर 15, फिर 20, ऐसे करो। या फिर 2 का पहले चैप्टर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, 20 तक तो है ही है, 2 का पूरा टेबल बन जाएगा आपका। फिर बीच बीच पे से लिखो। फिर ऐसे करते जब आपको याद हो जाएगा तो ये कानून बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद फिर चैप्टर 1 लिखो, फिर उसके सेक्शंस याद करो। फिर इसमें इस बार थोड़ी BNS में गड़बड़ भी है, सिर्फ चैप्टर सेक्शन से याद करने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर तो सब सेक्शन के टाइटल्स भी याद करने पड़ेंगे। ये कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ पे BNS की क्लासेस शुरू हो रही है। हमारे इस ADJ और लोअर जुडिशरी के फाउंडेशन बैच चलते हैं, तो फाउंडेशन बैच लेके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता नहीं मुझे तो सिंगल BNSS पढ़ना है या BNS पढ़ना है, सिर्फ यही रखना है, तब सिंगल सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, तो उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, एक मिनिमम चार्ज में आप वो ले सकते हैं। आपको लगता नहीं मुझे प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल आस्पेक्ट और फ्यूचर में कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मैं भी पढ़ा लग इतना बढ़िया याद हो जाए मुझे विद केस लो, तो वो क्लासेस बैठें, उसकी फ़ीस अलग है, वो थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है सिंगल सब्जेक्ट की। तो आपको क्लासेस के बारे में फ़ीस के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहता मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं जूम पर। अभी जैसे क्लास में बच्चे बैठे मेरे साथ, ये जो मोबाइल है मेरे पास इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इनसे बात करती रहती हूँ, माइक है मेरा। कई बार बच्चों को लगता है मैम देख के पढ़ाती है, देख के नहीं है, ये तो जस्ट एक स्टूडेंट इसमें बैठे होते हैं ना, ये उनका माइक है, ताकि मैं ऐसे मूव करूँ तो उनको आवाज़ में कहीं इफेक्ट ना पड़े, इसलिए माइक रखती हूँ साथ में। ठीक है, तो जूम पर लाइव क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं हमारे यहाँ। आप सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है हमारे यहाँ, चाहे ऑनलाइन ले लो, चाहे ऑफलाइन ले लो, चाहे रिकॉर्डिंग ले लो, फीस सबकी इक्वल ही रहती है, क्योंकि मटेरियल सब में इक्वल रहता है, पढ़ाने का वे सब में इक्वल रहता है। कई बार बच्चे कहते हैं ऑनलाइन में कौन सा आपका खर्चा, तो फीस कम होनी चाहिए, दूसरे कोचिंग देते हैं, तो दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लो, मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं। मेरे पास जो क्वालिटी वो आपके ऑनलाइन में भी वही रहेगी, ऑफलाइन में भी वही रहेगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस में भी वही रहेगी। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।